हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना क्लास 9 का चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले। इसके बाद हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल किया था। आज हम लोग अपना चैप्टर 5 जिसका नाम है क्या, यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री क्या, चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही बेसिक्स है। मतलब इस जैसे हम लोग ज्योमेट्री में जो जो पढ़ेंगे आगे, यहाँ से बेसिकली आप ये समझिए कि इसके बाद से हमारा ज्योमेट्रिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन है कि कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, जो आगे टर्म्स वो कैसे कहाँ से आई हैं, कैसे डिफाइन किया गया है उनको। तो उन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में सबसे पहले है कि जो हमारी हम लोग आज मैथमेटिक्स में ये जो ज्योमेट्री यूज़ कर रहे हैं, ये कोई नई चीज़ें नहीं हैं। ये पहले की चीज़ें बनी हुई हैं जिनको एक अनसिस्टमैटिक तरीके से हम लोग यूज़ करते थे। मतलब कहने का क्या है कि जैसे हम लोग पहले जब वो डैम वगैरह बनाते थे तो उसमें कोई वो मेज़रमेंट करके नहीं करते थे, कि मेज़रमेंट इन द सेंस कि कोई सिस्टमैटिक तरीके से वो नहीं किया जाता था कि ऐसे करेंगे तो हमारा ये ओवरफ्लो नहीं होगा, या फिर ऐसे कई चीज़ें थी जो पुरानी चीज़ें हम लोग देखते थे। उसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें कई चीज़ें थी जो ज्योमेट्री से हमारा रिलेट करती थी। तो उन्हीं सब चीज़ों को एक सिस्टमैटिक तरीके से बताते हुए एक जो हमारे थे यूक्लिड, वो एक टीचर थे जिन्होंने बताया था काफ़ी चीज़ें ज्योमेट्री के बारे में। तो हम लोग उसी यूक्लिड ज्योमेट्री, इसीलिए उनके नाम पे ज्योमेट्री का नाम पड़ा है कि इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। अब उन्होंने कुछ बेसिक डेफिनेशंस बताए थे, एक्सियम्स बताए थे और पोस्टुलेट बताए थे। सबसे पहले हम लोग उनकी डेफिनेशंस को देखते हैं, उसके बाद एक्सियम पोस्टुलेट्स पे हम लोग चलेंगे इसके आगे। तो सिंपल सा क्या मतलब है कि हम जैसे पुरानी चीज़ें हम लोग जो थी हमारे पास, जैसे पहले टेम्पल्स वगैरह में भी जो डिजाइन्स बनते थे वो अगर आप देखेंगे तो वो ज्योमेट्री से रिलेट करते थे। लेकिन उस समय कोई ये नहीं था कि ये पर्टिकुलरली इस ज्योमेट्री का यूज़ करके बनाया जा रहा है, फिर मतलब ये ऐसे बनाया जा रहा है। तो उस समय उसको अनसिस्टमैटिक तरीके से जो यूज़ किया जाता था उसी को सिस्टमैटिक तरीके से डिफाइन करते हुए यूक्लिड जो थे, टीचर थे इजिप्ट में, उन्होंने बताया था। तो उनकी डेफिनेशंस थी, एक्सियम्स थे, पोस्टुलेट थे। मतलब उन्होंने कुछ ऐसी डेफिनेशन स्टेटमेंट दी थी अपनी, फिर एक्सियम्स दिए थे, मतलब कुछ अजम्पशंस माना था उन्होंने कि ऐसा होता है। अब सबसे पहले हम लोग उनकी डेफिनेशंस देखते हैं। क्या डेफिनेशंस ऑफ डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं, मतलब सबसे पहला क्या है कि ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। ये डेफिनेशंस आप देखेंगे तो आज, क्योंकि हम लोग आज ज्योमेट्री को अच्छे से जानते हैं, इसलिए ये हमारे ये सारी चीज़ें ऑब्वियस हैं कि हम लोग ये, तो आप पढ़ेंगे इसको तो लगेगा ये तो हम जानते ही हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं। फिर उन्हीं चीज़ों को कैसे आई हैं, ये कहाँ से, कैसे किसने बताई थी, आज जो हम लोग जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो चीज़ें कैसे हम लोग जान पाए, या फिर कैसे हम लोग को आई वो कि इसको ये ऐसे होता है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। अब पॉइंट क्या होता है, क्या कह रहा है कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट को हम लोग कैसे ऐसे डॉट से करते हैं। अब ये डॉट तो हम लोग ऐसे दिखाने के लिए करते हैं, एक्चुअल में ये डॉट इतना छोटा होता है कि हमको ऐसे दिखता नहीं, हम लोग बस ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये पॉइंट, मतलब आप ऐसे आप पेन की ऐसे टिप रखेंगे तो ये जो आ रहा है ये भी डॉट हो, ये सॉरी पॉइंट कहते हैं। तो पॉइंट क्या होता है कि उसका कोई पार्ट नहीं होता, इसमें आप फर्दर इसको तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं क्या कि ए पॉइंट हैज़ नो पार्ट। अब दूसरा क्या कह रहा है कि अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। इसका मतलब कि जो हमारी एक लाइन होती है, हम लोग ऐसे ऐसे खींचते हैं, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जो ये हमारी लाइन होती है
इसमें क्या कह रहा है कि जो लाइन होती है वो ब्रेथलेस लेंथ होती है, लेंथ है लेकिन इसकी क्या है, ब्रेथ नहीं है इसमें, मतलब जिसकी चौड़ाई नहीं, केवल इसमें लंबाई है। तो ये तो हम देख ही रहे हैं कि इसमें ये जो हमारी ये है, ये चीज़ एकदम नेग्लिजिबल होती हैं, बहुत छोटी सी होती हैं। तो हम इन्होंने बोला था कि लाइन के पास क्या हो, एक लाइन जो होती है वो ब्रेथलेस लेंथ होती है, मतलब उसके पास चौड़ाई नहीं होती, केवल लंबाई होती है। समझ में आया इतना? अब थर्ड पॉइंट क्या कहा था इन्होंने, द एंड ऑफ द लाइन्स आर पॉइंट्स, द एंड्स ऑफ द लाइन, एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। इसका मतलब कि जैसे हमने लाइन बनाई जो, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लास्ट वाले पोर्शन होंगे ये क्या होंगे, एक पॉइंट ही तो होंगे, क्योंकि लाइन क्या होती है कि पॉइंट से मिलके ही बनी होती है। तो जो लास्ट वाले पोर्शन होंगे ये इस पे पॉइंट ही होंगे। तो क्या कह रहा है कि द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। जैसे हम लोग पॉइंट्स को मिलाते हैं, जब इसको मिला देते हैं तभी तो लाइन बनती है। तो इसका मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि जो पॉइंट्स के दोनों एंड्स होंगे वहाँ पे भी अगर वो पूरी लाइन पॉइंट से बन रही है तो लाइन के एंड्स भी पॉइंट्स होंगे। तो जो लाइन के एंड्स होते हैं क्या होते हैं, वो एक पॉइंट्स होते हैं और कुछ नहीं होता उधर की, हमारा पॉइंट्स होते हैं। फोर्थ फिंगर क्या है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन itself. A straight line is a line which lies evenly with the points on itself. With the points on itself. अभी मैंने बात बताई कि इस पे जो लाइंस के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उन्हीं से बन के हमारा स्ट्रेट लाइन बनी होती है। तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इसी पे इवनली लाई करते हैं, तो उसी से मिलके बनी है तो उस पर लाई करते ही हैं। ठीक, फिर पांचवा हमारा क्या कर रहा है कि अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। क्या, अ सरफेस इज दैट which has length and breadth only। इसका मतलब क्या कि जैसे सरफेस इन द सेंस की जैसे हमारा ये कॉपी है तो इसमें क्या है, इसमें केवल ये हम अगर इसको लेंथ माने और ये ब्रेड्थ माने तो इसमें केवल लेंथ और ब्रेड्थ है। इसमें क्या है, थिकनेस इसकी क्या है, जीरो है। थिकनेस, सरफेस की थिकनेस जीरो होती है। तो इसका मतलब कि सरफेस क्या होता है, जिसके पास लेंथ और ब्रेड्थ हो, हाइट से हमें हाइट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। नेग्लिजिबल हाइट वाले ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। तो वही फिर यहाँ पे कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं, बस आपको ये कैसे सिस्टमेटिक तरीके से बताई गई थी, कैसे जानते हैं, ये चीज़ें हैं इसमें। सिक्स्थ क्या है, द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे जो सरफेस का एज होता है, जैसे ये हमारा मान लो कुछ है, तो ये जो ये एज इसको बोलते हैं, जो किनारा ये जो होता है इसको बोलते हैं क्या, एज। तो ये एज जो होता है ये लाइन होता है। ऐसे हम चार लाइन अगर मिला दें तभी तो ये सरफेस बन जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो एज होता है इसका जहाँ किनारा होता है वो एक लाइन होता है। सेवंथ क्या है कि ए प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। अब प्लेन सरफेस क्या होता है, अगर ऐसे ही लाइंस हम इस पे बनाते चले जाएं, क्या कह रहा है पहले लिख लेते हैं। अब प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज, क्या है, which lies कहाँ, which lies evenly with the straight lines on itself, which lies evenly with the straight line on itself। ये हमारा हो गया। इसका मतलब कि जैसे हम लोगों ने लाइन पे देखा कि पॉइंट से मिल, उसी तरह जब
उस पॉइंट से मिलके बना होता है, तो उस पे पॉइंट्स जो होते हैं इवनली लाइज करते हैं, मतलब एक लाइन में सारे एक तरीके से लाई करते हैं। उसी तरह सरफेस में अगर हम लोग ऐसे लाइन बना दें इसमें, तो जो कई सारी लाइंस को अगर हम बराबर से रख दें, मतलब एक तरीके से अगर हम ऐसे कई सारी लाइंस को अगर हम ऐसे रख दें, ऐसे एकदम पास पास, क्या होता है कि ये हमारा एक सरफेस बन जाएगा ऐसे। इसीलिए कह रहा है कि जो सरफेस होता है उस पर जो स्ट्रेट लाइन इवनली लाई करती हैं, खुद के ऊपर इवनली लाई करती, मतलब लाइन से ही मिल के हमारा सरफेस बना होता है। तो अब इन सातों डेफिनेशन में हमको एक चीज़ पता चलता है क्या, कि इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो फर्दर डिफाइन करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे जब उन्होंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन, सरफेस, प्लेन सरफेस, तो ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को फिर से डिफाइन करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उस समय कोई जानता नहीं था कि ये क्या होता है, ठीक। तो लेकिन इसको डिफाइन करने, लेकिन इसको कोई डिफाइन नहीं किया था। तो इसी रीजन से ये है कि मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें अनडिफाइंड छोड़ दी गई हैं, जैसे इन्हीं चीज़ों को कि फर्दर डिफाइन नहीं किया गया है। तो इस मैथमेटिक्स क्या हुआ था कि मैथमेटिक्स एग्री टू लीव सम अनडिफाइंड टर्म्स, क्योंकि हर सारी चीज़ों को डिफाइन नहीं किया जा सकता था उस समय। अब जो यूक्लिड्स थे उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी। अब अपनी डेफिनेशंस के साथ साथ उन्होंने कुछ एजम्पशंस माने थे, जिनको उन्होंने एक्जियम्स और पोस्टुलेट्स के फॉर्म में बताया था। तो हम लोग देखते हैं अब क्या कि उनके जो एजम्पशंस थे उनको थोड़ा सा देखते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था, पहले तो उन्होंने डेफिनेशन बताई ही थी, उसके बाद जब अपनी डेफिनेशंस के साथ साथ उन्होंने कुछ एजम्पशंस माने थे। यूक्लिड्स एजम्पशंस। अब एजम्पशंस क्या होता है कि ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग को फर्दर डिफाइन, मतलब उसको किसी ने प्रूफ नहीं किया है, उसको एज इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ मान के हम लोग आज तक उसको ऐसे ही कंसीडर करते हुए आए हैं। अब एजम्पशन मतलब क्या होता है कि द स्टेटमेंट्स that are considered as universal truth and not to be further proved मतलब ऐसे स्टेटमेंट जिनको हम लोग नहीं प्रूफ नहीं करते, उनको एज ए यूनिवर्सल टर्म्स उसको हम क्या बोलते हैं, एजम्पशंस। अब एजम्पशंस जो थे उनके वो दो कैटेगरीज में थे। एजम्पशंस जो थे वो एक था क्या हमारा एक्जियम्स और दूसरा था हमारा क्या पोस्टुलेट्स। एक था हमारा एक्जियम और एक था हमारा क्या पोस्टुलेट। अब वो सभी स्टेटमेंट्स जो कि केवल ज्योमेट्री में नहीं थ्रू आउट द मैथमेटिक्स को हम लोग कंसीडर करते थे, उनको बोला जाता था क्या, एक्जियम्स। उन्होंने बोला था कि एक्जियम्स होते हैं और ऐसी स्टेटमेंट्स या ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम लोग, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम लोग केवल और केवल पर्टिकुलरली ज्योमेट्री में यूज करते हैं, उनको बोला जाता था क्या, पोस्टुलेट इन द सेंस कि आप एक्जियम का थोड़ा सा पर्टिकुलर, जैसे अगर एक्जियम एक जनरल टाइप है तो जो पोस्टुलेट था उसका एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर टाइप था, ये समझ सकते हैं। मतलब ऐसी हम लिख देते हैं वो स्टेटमेंट्स which are to be used which are used throughout mathematics not only in ज्योमेट्री। मतलब कि हम लोग उसको अलजेब्रा वगैरह में भी यूज करते थे। तो ऐसी स्टेटमेंट जिनको हम लोग केवल ज्योमेट्री में यूज नहीं करते थे, उनको और सारी फील्ड में मैथमेटिक्स का यूज किया जाता था, तो उसको बोलते थे एक्जियम। अब पोस्टुलेट क्या होता है, स्टेटमेंट्स विच आर स्पेसिफिकली यूज्ड इन specifically used in geometry only। इसका मतलब कि
ऐसे फिर से बता दें कि ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे एजम्पशंस जिनको हम थ्रू आउट द मैथमेटिक्स यूज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सियम्स। और ऐसे एजम्पशंस जिनको हम केवल और केवल ज्योमेट्री में यूज करते हैं, पूरे मैथमेटिक्स में नहीं, उनको बोला जाता था पोस्टुलेट्स। तो इसका ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सियम्स का एक पर्टिकुलर वर्जन था हमारा पोस्टुलेट्स। तो उन्होंने उनके जो 7 दिए गए थे, जो सबसे पहले हम लोग एक्सियम्स को देखते हैं कि यूक्लिड्स एक्सियम्स, ठीक। तो एक्सियम्स सबसे पहला क्या था कि सबसे पहला क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्या है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल्स टू वन अनदर, वन एन इक्वल्स टू वन अनदर। ये भी बहुत ही मतलब ऐसे जैसे ऐसे लगेगा आपको पढ़ने में कि ये हम जानते ही हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप इस सोचिए कि उस समय इन्होंने बताया था ना, आप आज जानते हैं, आपको पढ़ लिए हैं, तो उस समय जब बताया था तो ये चीज़ें नई थी, इसलिए हम लोग को और ये ऑब्वियस सा पढ़ा हुआ लग रहा है। तो सबसे पहला क्या करें, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल्स टू वन अनदर। मतलब कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, अगर ए इक्वल टू बी है हमारा, और थिंग्स विच आर इक्वल टू एन आर इक्वल्स टू वन अनदर, ए हमारा बी के बराबर है और जो हमारा बी है वो हमारा सी के बराबर है, तो क्या होता था, ए इज इक्वल टू सी, ये होता। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये हमारा इसके इक्वल होता था, इन्होंने पहले। अब दूसरा क्या करा कि इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, द होल आर इक्वल। इसका मतलब क्या, अगर इक्वल आर एडेड टू इक्वल, अगर मान लो कि हमारा 2 इक्वल टू 2 है, ठीक, इक्वल्स आर एडेड टू मतलब इक्वल जो है उसको इक्वल में ऐड कर रहे हैं, जो चीजें इक्वल हैं। मतलब अगर इसमें ये 2 इक्वल टू 2 है, अब इसमें हम लोग अगर 3 ऐड कर दें, 3 इक्वल ऐड करना, 3 दोनों साइड अगर ऐड कर दें, 3 + 2 इज इक्वल टू क्या, बस 3, तो हमारा 5 इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, 5। इसका मतलब थिंग इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, मतलब अगर किसी चीज में हम लोग ऐड कर देते हैं तो जो पूरा पार्ट आएगा वो भी इक्वल होगा। 2 इक्वल पार्ट्स में अगर हम लोग दोनों को मिला के जो आएगा वो भी हमारा इक्वल होगा। सेम इसी तरह क्या है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर, फिर क्या है, द रिमाइंडर आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने लिया था, मान लो कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 5 इक्वल्स टू 5 है, दोनों साइड इक्वल को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम लोग इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 5 - 2 इक्वल्स टू 5 - 2। अब 5 - 2 कर दिए तो ये क्या बचा, 3। अब 3 रिमाइंडर हमारा 3 और 3 बचा, इसका मतलब 3 और 3 यहाँ पे इक्वल है, देख लीजिए। फिर अब इसमें फोर्थ क्या कह रहा है कि फोर्थ हमारा है थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। क्या, थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another, are equal to one another। कॉन्साइड मतलब क्या होता है कि अगर ऐसी चीजें, जैसे कॉन्साइड मतलब क्या होता है, पूरी तरह से कवर कर लेना। अगर हम कहेंगे ए ऑब्जेक्ट
को बी, एक ऑब्जेक्ट पे बी कॉन्साइड कर रहा है, इसका मतलब जो ए को है वो बी पूरा पूरा कवर कर ले रहा है, मतलब ढक दे रहा है, तो हमें ए नहीं दिख रहा है, केवल बी दिख रहा है। इसका मतलब होता है क्या, कॉन्साइड करना। तो मान लो कि अगर ए बी हमारी एक लाइन है, ठीक, और इसी पे हम एक लाइन क्या कर दें, क्या, पी क्यू। अगर पी क्यू इतनी लेंथ की लाइन अगर हम इस पे रख दें तो क्या हमें ए बी दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी। तो अगर क्या करें, थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जब यहाँ से हमको अगर पी क्यू इस पे कॉन्साइड हो जाएगी तो ए बी दिखेगा नहीं। जब पी क्यू नहीं दिख रहा है, ए बी और पी क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि जब कॉन्साइड करता है तो दोनों चीजें बराबर होती हैं, तभी नहीं दिख रहा है। अगर ये छोटी या बड़ी होती तो उसका थोड़ा सा पार्ट दिखता या थोड़ा सा पार्ट इसमें ज्यादा होता, लेकिन अगर इक्वल है, दोनों नहीं दिख रहा है तो पूरा पूरा कवर कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो कॉन्साइड कर रहा है, दोनों इक्वल हो जाएगा ऐसे। तो फिफ्थ क्या था, सॉरी हमारा फिफ्थ था, नहीं फोर्थ था। फिफ्थ क्या, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो हमारा क्या होता है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज है यार कि द जो होल होगा वो ग्रेटर देन होगा पार्ट से। अगर मान लो कि आपके स्कूल में कौन 1 to 12 तक क्लासेस चलती हैं, लेकिन आपका जो 9th क्लास है वो एक पार्ट है आपके स्कूल का, और जो आपका स्कूल है वो पूरा होल है। जैसे कि आपके स्कूल में 9th भी होगा, 10th भी होगा, 11 12 ऐसे होगा, तो ये जो एक एक क्लास है ये पार्ट ऑफ द स्कूल है। तो जैसे आपका क्लास जो है वो 9th क्लास पार्ट ऑफ द स्कूल है, तो जो हमारी 9th जो स्कूल होगा वो क्लास 9 से तो बड़ा ही होगा ना। तो ऐसे समझिए कि जो पार्ट होता है उससे बड़ी होती हैं, जो उससे जो होल होता है उससे बड़ा होता है। ठीक, तो सिक्स्थ वाला क्या है, थिंग्स विच आर डबल द ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल टू सेम थिंग्स आर इक्वल्स टू वन अनदर। अगर हमारा थिंग्स विच आर डबल टू सेम थिंग्स, मतलब अगर कोई दो चीजें हैं उनका डबल इक्वल है तो वो दोनों क्वांटिटी भी इक्वल होंगी। अगर कोई मान लो कि ए बी है, उनका डबल इक्वल है, 2a इक्वल्स टू 2b है, तो इनकी जो क्वांटिटी होगी ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a इक्वल्स टू b है, इसका मतलब दोनों क्वांटिटीज भी इक्वल है। इसी तरह 7 कह रहा है कि हाफ कर देंगे तो वो भी इक्वल। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक, इसका मतलब कि जो हमारा, अगर हम किसी चीज का हाफ करते, मान लो कि हमारे पास क्या है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल, अगर हम किसी दो चीजों का हाफ कर दें तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो भी बराबर होगी। अगर हमारे पास मान लो कि 5 इक्वल्स क्या 4 इक्वल्स टू 4 है, अब इसका हाफ करेंगे तो 1/2 करेंगे इंटू 4, दोनों साइड अगर हाफ कर दें तो हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 इज इक्वल टू 2, ये भी सेम है। तो इसका मतलब कि अगर डबल करते हैं किसी चीज का तो सॉरी अगर हाफ करते हैं किसी दो चीजों का तो वो भी सेम होता है। इसके ऊपर वाले में शायद था कि कैसे होगा कि अगर ए बी के बराबर है तो दोनों साइड से अगर हम लोग बी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या कर रहा है कि हमने उल्टा कर दिया है। थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सेम थिंग अगर डबल कर दें तो वो दोनों भी बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों साइड हमने सेम से मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो ये हो गए हमारे साथ क्या है कि ये एजम्पशंस थे जो कि एक्जियम्स के तौर पे माना गया था, जिसको यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोई भी चीज मैक्सिमम ज्योमेट्री से नहीं रिलेट कर रही है, कि मतलब सिर्फ ज्योमेट्री से नहीं रिलेट कर रही है, हम लोग इसको अलजेब्रा के थ्रू भी समझ पा रहे हैं, तो बेसिक मैथमेटिक्स के थ्रू भी समझ पा रहे हैं। तो ये चीजें ये नहीं थी कि केवल हमारा क्या कि अलजेब्रा में यूज होती, सॉरी ज्योमेट्री में यूज होती थी, तो इसीलिए इसको एक्जियम्स बोला। अब हम लोग जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कि वो यूक्लिड के पोस्टुलेट्स थे जिनमें 5 दिए थे उन्होंने, वही 5, क्योंकि हम लोग उसको केवल ज्योमेट्री में यूज करते हैं इसलिए उसको पोस्टुलेट बोला जाता है।
तो हम लोग देखते हैं कि क्या कि उनके यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स क्या थे। हम लोग अपने क्या यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स देखे हैं। यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स फर्स्ट वाला जो था क्या कह रहा था कि पोस्टुलेट क्या होता है कि मतलब ऐसी चीज़ें हम लोग पर्टिकुलरली ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं। तो पहला क्या बताया था उन्होंने कि एक स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी अदर पॉइंट टू एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ए स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to another point। क्या पॉइंट, ठीक, तो एनी अदर पॉइंट हो गया। इसका मतलब क्या कि अगर हमारे पास दो पॉइंट, एक पॉइंट तो मान लो कि ये है, तो एक पॉइंट से हमने बताया था कि इन्फिनाइट लाइन पास हो सकती है। मैं लीनियर क्वेश्चन 2 वेरिएबल में बताया था कि एक पॉइंट से तो इन्फिनाइट लाइन पास कर सकती हैं, लेकिन अब दो पॉइंट से केवल इसमें बताया नहीं इन्होंने, यहाँ पे यूनिक का जिक्र करना चाहिए था लेकिन इसमें यूनिक नहीं कहा गया है। तो हमारे दो पॉइंट से केवल और केवल एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है। क्या कि एक पॉइंट से तो मान लो कि ये हमारे क्या है इस पॉइंट, तो अगर ये दो पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किए क्या पी क्यों, तो यहाँ से जो ये केवल और केवल एक ही लाइन होगी जो इस दो पॉइंट से पास करेगी, जो स्ट्रेट लाइन होगी, एक यूनिक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो इसको हम लोग एक्जियम्स के थ्रू यूज करते हैं कि इन्होंने बताया नहीं था इसमें, तो इसको हम लोग क्या करते हैं एक्जियम, फिर से एक एक्जियम आ गया क्या 5.1, इसको पर्टिकुलरली उससे रिलेटेड नहीं है तो इसको हम लोग इसलिए 5.1 क्या, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, क्या है गिवन टू डिस्टिंक्ट points there is a unique line that passes through them, there is a unique line that passes through them, ठीक, passes through them। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर हम लोग दो पॉइंट्स से अगर कोई पास लाइन कर रहे तो ये केवल एक ही लाइन पास करेगी, उसके अलावा कोई लाइन हमारी दो पॉइंट से पास नहीं कर सकती। उसके बाद हमारा जो इनका सेकंड था, क्या सेकंड पोस्टुलेट था, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, जिसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं, टर्मिनेटेड लाइन भी बोला जाता है। क्या कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely। इसका मतलब कि अगर हमारा कोई ये लाइन सेगमेंट है ए बी, तो हम इसको इन्फिनाइट लेंथ तक क्या एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट भी बोलते, टर्मिनेटेड लाइन भी बोलते हैं, कि जिसको हम लोग टर्मिनेट मतलब जो लाइन आगे बढ़ सकती है, हम लोग कहें। इन सारी चीज़ों की बात हम लोग चैप्टर 6 में करेंगे, जब लाइंस और एंगल्स वाला हमारा चैप्टर आएगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। तो यहीं से चीज़ों बेसिक्स को लेके हम लोग उस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। अभी फ़िलहाल इसकी बात करते हैं। हमारा सेकंड पोस्टुलेट हो गया। अब हमारा थर्ड क्या है कि सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। क्या अ सर्कल कैन बी ड्रॉन with any center and any radius। हम सेंटर कुछ भी लेके, रेडियस कुछ भी लेके हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो कि हमने ये रेडियस, ये सेंटर ले लिया और ये इतना रेडियस ले लिया, तो इतने रेडियस से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इतना अच्छा सर्कल नहीं बना है लेकिन वैसे कर सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, सेंटर होगा, ये रेडियस। तो एक कोई भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे, रेडियस और इतनी बड़ी ले सकते थे। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हम लोग सर्कल जो है वो किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस का हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब
फोर्थ नंबर क्या है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल्स टू वन अनदर। अब हमारा राइट एंगल क्या है कि 90 डिग्री, ये राइट एंगल बोलते हैं कि जिसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, राइट। अगर हम लोग एंगल ये बना रहे हैं, राइट एंगल इस तरह, या फिर राइट एंगल इस तरह बना दें, इस तरह बना दें, तो ये जो होंगे ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। कि जब मेजर करेंगे दोनों लाइन के बीच का एंगल तो वो हमें हमेशा 90 डिग्री मिलेगा। तो कहने का क्या है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक, फिर हमारा जो ये फिफ्थ पॉस्टुलेट है ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे हमारा इसके आगे एक्सरसाइज 5.2 है। ठीक, इसको ध्यान से पढ़िए क्या करा कि इन इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। सबसे पहले कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight line, फिर if a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side of it, makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than the two right angles, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। ये हमको ज़्यादा आप लोग कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, कि वैसे है भी ये थोड़ा सा अलग है इनका। फिफ्थ वाला पोस्टुलेट जो था कि इसमें क्या करा कि सबसे पहले इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, पहले हम लोग टू स्ट्रेट लाइन क्या बना लेते हैं कि इसका मतलब क्या, दो स्ट्रेट लाइन दी गई, अगर उस पर एक लाइन हमारा क्या करिए फॉल कर रही है। फॉल करने का मतलब कि उस दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, उसे फॉल करेगी तो कहीं पे टच करेगी ना। तो जब हम लोग कोई लाइन को टच करते हैं उसको बोलते हैं कि इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे टच करने का मतलब क्या है कि वो दोनों लाइन से पास कर रही है, दोनों लाइन को काटते हुए जा रही है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन राइट एंगल। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है जो दो स्ट्रेट लाइन पे पास करे, उसके और उन दोनों लाइनों से बनाया हुआ इंटीरियर एंगल अगर हम एक साथ ले लें और उसका सम दो राइट एंगल के सम से कम आ जाए, तो जो दो लाइन होगी वो अगर उसको इंडेफिनेटली प्रोड्यूस किया जाए तो आगे जाके कहीं ना कहीं पे मिल जाएंगी। इसका कहने का मतलब इतना है। फिर से क्या है कि दो स्ट्रेट लाइन है और एक लाइन क्या है दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब दोनों से फॉल कर रही है का मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। दो स्ट्रेट लाइन को एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ऐसे कर रही है कि जो दोनों लाइनों से बनाया हुआ इंटीरियर एंगल का सम, मतलब कि एक जो स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है जो इंटरसेक्ट कर रही है उसके द्वारा दोनों स्ट्रेट लाइनों से बनाया हुआ इंटीरियर एंगल का सम अगर
टू राइट एंगल्स के सम से कम होता है, तो जो दो लाइनें जिन पे वो फॉल कर रही हैं वो हमारा इंडेफिनेटली अगर प्रोड्यूस किया जाए लेस देन वाली साइड से, तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं मीट करेंगे। इसको हम लोग अभी देखेंगे, बाद में भी इसका एप्लीकेशन है। तो पहले क्या करेगी, मान लो कि हमारे पास ये हमारे दो स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे, ठीक, और ये इस पे क्या कर रही है, फॉल कर रही है एक लाइन। तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, इंटीरियर एंगल होगा। ये 1 और ये एंगल 1 एंगल 2 मान लेते हैं ये हमारा, ठीक। तो कहने क्या कर रहा है कि इन दोनों का सम, एक लाइन जो इस पे हमारा फॉल कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसके द्वारा इंटीरियर एंगल बनाएगा, ये दोनों होंगे। तो इनका सम का एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन क्या, सम ऑफ टू राइट एंगल्स। राइट एंगल का 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री 2 बार, मतलब कि इफ दैट्स क्या मतलब है कि लेस देन ये 180 डिग्री हो। अगर इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री यहाँ पे जो कि है हमारा, अगर मेजर करेंगे आप तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन है, देन क्या होगा कि अगर इन दोनों को ऐसे हम लोग अगर आगे बढ़ाएं ये, तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं पे ये मीट करेंगे। इसका कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ